Hello students, class 11th, chapter is laws of motion and topic is Newton's third law of motion। आज इस क्लास में हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। हमने पहली क्लासेज में न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का सेकंड लॉ डिस्कस किया था। दोबारा रिवाइज करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन क्या होता है? फर्स्ट लॉ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? इफ एफ नेट इजिकल टू जीरो, किसी भी बॉडी पर यदि नेट फोर्स जीरो है, देन क्या होगा? एक्सेलरेशन इज जीरो। बॉडी का हमारा नेट एक्सेलरेशन जीरो होगा। यदि किसी बॉडी पर हमारा नेट फोर्स जीरो है तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज जीरो। दैट इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कांस्टेंट मतलब नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और उस बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ना तो उसकी डायरेक्शन चेंज होगी और ना ही उसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंज होगा। तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या था? सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to force applied। The rate of change of momentum is directly proportional to force applied। ठीक है, this dp upon dt इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दिस इज फोर्स अप्लाइड। या फिर इसी में हम प्रूव करते हैं F इजिकल टू ma। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया फर्स्ट लॉ एंड दिस इज सेकंड लॉ। आज की क्लास में हम कर रहे हैं थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? न्यूटन थर्ड लॉ मोशन के अकॉर्डिंग फॉर एवरी एक्शन न्यूटन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन for every action there is an equal and opposite reaction, right? According to this Newton third law, for every action there is इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब देखें, इसका मतलब क्या होता है? सपोज दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ए बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड ओवर इट। दिस मास ऑफ m बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इट। इस सरफेस के ऊपर हमने एक बॉडी प्लेस किया, इसका मास m है। नाउ द वेट ऑफ द बॉडी, यू नो weight of the body always acts vertically downward and this weight of the body is acting on the body, right? Now this horizontal surface apply normal reaction on the body, this surface apply on the body a reaction, this is normal reaction, right? And these two are acting on the same body at present, but ये सरफेस आपका इस बॉडी पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाता है, ये बॉडी भी सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाती है, ये बॉडी भी नॉर्मल रिएक्शन लगाती है। ठीक है, तो एक्शन और रिएक्शन हमारे ये दोनों हैं। एक्शन और रिएक्शन ये दोनों फोर्सेज हैं। दिस normal reaction by the surface on the body and the normal reaction by the body on the surface। एक्शन रिएक्शन में ये जरूरी है कि फोर्सेस शुड बी इन द सेम नेचर, फोर्सेस का नेचर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वेट है इसका, ये तो ग्रेविटेशनल नेचर का है और ये यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों के नेचर सेम नहीं है, तो ये एक्शन और रिएक्शन नहीं है। एक्शन और रिएक्शन ये दोनों हैं। इस सरफेस के कारण बॉडी पर जो एक्शन होता है दिस इज एन नॉर्मल रिएक्शन। इस बॉडी के द्वारा सरफेस पर दिस इज आल्सो एन, दोनों इक्वल हैं।
बट ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक है ना। These two forces always in pairs, ये जो फोर्सेज हैं हमारे, जो फोर्सेज होते हैं वो ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ऑलवेज पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। सपोज दिस बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, राइट ना। बॉडी ए बॉडी बी पर फोर्स लगाती है एंड दिस इज एफ बी ए। सिमिलरली ये बॉडी इस पर फोर्स लगाती है, तो दिस इज फोर्स ऑन ए बाई बी। दिस एफ ए बी is the force on A due to B, and this force FBA is force on B due to A. दोनों के दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं, बट अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। एंड पहली बात तो यह है कि दोनों अपोजिट एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सेकंड इज दिस एक्शन एंड रिएक्शन always act simultaneously, दोनों एक साथ लगते हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों एक साथ लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब इनमें से किसी को भी हम, इन दोनों में से किसी को भी एक्शन कह सकते हैं और दूसरे फोर्स को फिर उसका रिएक्शन कह सकते हैं। यहां पर कंसीडर करें या इसको कंसीडर करें, इनमें से एक को एक्शन कह सकते हैं, दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं। एक को एक्शन कह सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। ये एक्शन हो सकता है तो फिर ये रिएक्शन हो गया, राइट ना। दोनों साइमल्टेनियसली लगते हैं। नेक्स्ट इज इन दोनों फोर्सेस का मतलब एक्शन और रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, लाइक दिस लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, ठीक है। दोनों यहां पर भी लाइन ऑफ एक्शन ही सेम होता है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जैसे इस सरफेस के कारण ये है यहां पर, तो ये जो लगता है ये इसके अपोजिट लगता है, लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन सेम है, साइमल्टेनियसली लगते हैं, इक्वल अपोजिट लगते हैं और डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं, देयरफॉर एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसिल टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। लाइन ऑफ एक्शन तो सेम है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन है, बट ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज, ये एफ बी आपका इस बॉडी पर है एंड दिस एफ ए बी ऑन द बॉडी ए, दोनों डिफरेंट बॉडीज पर हैं, देयरफॉर दे नेवर कैंसिल टू ईच अदर, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूटन थर्ड लॉ मोशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यस, न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने सपोज किया, दिस मंकी क्लाइम्स अप ऑन द स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पर ये ऊपर जाता है। मंकी का मास हमें गिवन है 40 kg एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द टेंशन इन ईच केस, स्ट्रिंग के अंदर हमें ईच केस में टेंशन फाइंड करना है। फर्स्ट केस में कहता है दिस मंकी इज गोइंग अप with an acceleration of 6 meter per second square. सेकंड में कहता है going down with an acceleration is equal to 4 meter per second square. थर्ड केस में कहता है going up with velocity, constant velocity v is equal to 5 meter per second. Constant velocity means acceleration is 0. फोर्थ पार्ट में कहता है fall freely, ये सिस्टम फ्रीली फॉल होता है। देन इस केस में हमें टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है, ठीक है। फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस के लिए इससे पहले हम फोर्सेस लगाते हैं। देखिए ये मंकी का वेट हमारा यहाँ पर वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दिस इज mg, राइट।
मंकी हमारा इस स्ट्रिंग पर ऊपर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए फोर्स नीचे की तरफ लगाता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, स्ट्रिंग पर नीचे फोर्स लगाता है, सपोज एफ फोर्स लगाता है, तो इसके अगेंस्ट में स्ट्रिंग मंकी पर एक फोर्स लगाती है। यदि हम उसको एक्शन सपोज करें, जो मंकी स्ट्रिंग पर फोर्स लगाता, दैट इज सपोज एक्शन, तो इसका रिएक्शन मिलता है, स्ट्रिंग मंकी पर फोर्स लगाता है, ठीक है। अब उस फोर्स को हम टेंशन ले रहे हैं, तो दिस टेंशन टी हेयर एंड दिस हेयर टी टेंशन, ठीक है। ये जो मंकी है ऊपर चढ़ने के लिए क्या करेगा, स्ट्रिंग को नीचे फोर्स लगाता है, स्ट्रिंग को नीचे फोर्स लगाता है, और ये स्ट्रिंग मंकी पर ऊपर फोर्स लगाती है, तो उसके कारण ये मंकी ऊपर जाता है, ठीक है। पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या कहता है, मंकी ऊपर जाता है विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स टी इज ग्रेटर, क्योंकि ये ऊपर जाता है, दैट्स व्हाई टी इज ग्रेटर, तो नेट फोर्स न्यूटन का सेकंड लॉ देख रहे हैं, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, तो नेट फोर्स कितना हो गया हमारा, दिस इज टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। टी हमें कैलकुलेट करना है, तो दिस टी इज इक्वल टू दिस एम ए प्लस एम जी, एंड हियर दिस इज एम कॉमन लेते हैं, तो दिस इज ए प्लस जी, ठीक है, क्योंकि ये मंकी ऊपर जाता है, दैट्स व्हाई टी इज ग्रेटर, देयरफॉर नेट फोर्स इज टी माइनस एम जी, ठीक है। तो दिस टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, देयरफॉर टी इज इक्वल टू दिस, एंड हेंस हमें टी फाइंड करना है, पुटिंग द वैल्यू, दिस एम इज इक्वल टू 40, एक्सेलरेशन इज हियर 6, एंड दिस जी इज इक्वल टू 10, तो दिस इज 16, टी इज इक्वल टू दिस 40 into 16, this is 640 न्यूटन, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 640 न्यूटन, राइट। कितना टेंशन आता है, 640 न्यूटन। नाउ बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट के अंदर दिस गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मंकी नीचे जाता है, इसका मतलब एम जी इज ग्रेटर, देयरफॉर अगेन एफ नेट इज इक्वल टू, एफ नेट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एम ए लिखते हैं, एफ नेट कितना हो गया, दिस इज एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए, एम जी क्योंकि नीचे जाता है, सेकेंड पार्ट में नीचे जाता है, गोइंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स व्हाई एम जी इज ग्रेटर, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। हमें टी कैलकुलेट करना है, तो दिस टी इज इक्वल टू जी माइनस ए, एम इंटू जी माइनस ए। Now this t is equal to m की वैल्यू रखते हैं, m is equal to 40, g is equal to 10, and acceleration is this 4, so this is 6, and 6 for the 24, so this is 240 न्यूटन, this is 240 न्यूटन। तो कितना टेंशन आता है, this is 240 न्यूटन। जब ये मंकी नीचे जाता है तो इतना टेंशन आता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर, थर्ड पार्ट के अंदर क्या करते हैं, देखिए थर्ड पार्ट के अंदर दिस मंकी गोइंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऊपर जाता है, दैट्स व्हाई टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, बिकॉज मंकी इज गोइंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 0, a is equal to 0, therefore t is equal to mg, t is equal to mg. Now t is equal to this 40, mass of the monkey is 40, and this acceleration due to gravity is 10, so this is 400 newton. Third case में tension is 400 newton, right? Now fourth case के लिए देखें, नंबर डी पार्ट के अंदर फॉल फ्रीली, ये पूरा सिस्टम फॉल फ्रीली होता है, फ्रीली फॉल करता है, पूरा सिस्टम फ्रीली फॉल करता है, स्ट्रिंग भी नीचे आती है, मंकी भी इस पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। तो उस टाइम क्या होता है, फॉल फ्रीली के लिए या कहिए दिस इज फ्रीली फॉल क्या होता है, दिस ए इज इक्वल टू 0 होता है, फ्रीली फॉल में ए इज इक्वल टू 0 हो गया,
ठीक है, ए नॉट जीरो, सॉरी, दिस इज एज इक्वल टू जी, एज इक्वल टू जी हो गया जब ये फॉल फ्रीली होता है, देन एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, नीचे जाता है, दैट्स व्हाई हमने एम जी को ग्रेटर ले लिया, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू दिस एम ए, हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो दिस इज एम जी माइनस एम ए इज इक्वल टू टी, बट यहाँ पर एक्सीलेटर हमारा इक्वल है, तो दिस इज g माइनस जी इज इक्वल टू टी, तो दिस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टेंशन कितना है, t इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस में टेंशन कोई नहीं होगा, स्ट्रिंग में टेंशन नहीं होगा, व्हेन दिस सिस्टम का मतलब दिस मोंकी एंड स्ट्रिंग बोथ आर फॉल फ्रीली, तो टेंशन हमारा जीरो होगा। तो इन डिफरेंट केसेस में इस तरह से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि ये जो आपका स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ज्यादा से ज्यादा टेंशन, ज्यादा से ज्यादा 600 न्यूटन का टेंशन बियर कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा 600 न्यूटन का टेंशन बियर कर सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन है सपोज। तो फिर क्वेश्चन में पूछता है कि इन केसेस में से किस केस में ये जो स्ट्रिंग है ये ब्रेक हो जाती है, इन केसेस में किस केस में जाकर ये हमारी स्ट्रिंग टूट जाती है, ये बताना है। तो किस केस में टूटेगी, जब हमारा टेंशन 600 से ज्यादा होगा, क्योंकि 600 ये ज्यादा से ज्यादा बियर कर सकता है, 600 ज्यादा से ज्यादा बियर कर सकता है ये स्ट्रिंग। तो जहां पर हमारा 600 से ज्यादा टेंशन होगा फिर ये स्ट्रिंग टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ऐसा केस यदि देखते हैं तो पहले केस में देखिए 640 था और ये यहाँ पर केवल कितना 600 बियर करती थी, तो पहले केस में ये ब्रेक होती है, पहले केस में स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है। दूसरा केस देखते हैं, यहाँ पर तो टेंशन 240 आती है एंड दिस इज लेस देन 600, देयरफॉर नॉट ब्रेक नहीं होगी यहाँ पर ये। तीसरे केस में देखते हैं, दिस इज अगेन लेस देन 600, दिस इज अगेन लेस देन 600, देयरफॉर स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक। फोर्थ केस में तो टेंशन जीरो आया, देयरफॉर स्ट्रिंग विल नॉट ब्रेक, ठीक है। यहाँ पर भी ब्रेक नहीं हो सकती, केवल इस केस में ब्रेक होगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से करें सभी। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।